वेलकम टू द चैनल इन फ्री टू क्लासेस। मैं आपका दोस्त अंकित शर्मा आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि न केवल हमारे लॉ के कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि हमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में पढ़ना जरूरी है? हमारे सिलेबस में इतने सारे चीजें हैं, एक और चीजें बढ़ गई। अपने देश का ही लो थोड़ा कम थोड़ा ही था, लेकिन इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। जैसे अपने देश में स्थिति लोगों को, राज्यों को एक नियंत्रण में रखने के लिए कानून बनाया जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रों को राज्य कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों में पारस्परिक संबंध और सौहार्दपूर्ण व्यवहार तथा भ्रातृत्व उत्पन्न करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम है या उन नियमों को जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाती है, आपसी संबंधों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं, जो नियम, उन नियमों को ही हम अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। जैसे कि आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसमें 24 अक्टूबर सन 1945 को सैन फ्रांसिस्को में एक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर करते समय 92 देशों के जो प्रतिनिधित्व करता थे उन्होंने वहां पर हस्ताक्षर किए तथा चार्टर को बनाया और स्वीकार किया। उस चार्टर की कुछ चीजें, कुछ शर्तें इस प्रकार थी कि कोई भी देश, जैसे कि अमेरिका ने आज जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिराया था, आपको याद होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जहां पूरे विश्व ने बहुत ज्यादा आर्थिक, सामाजिक और जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान झेला था, ठीक है। इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण हुआ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जब निर्माण हुआ तो उस समय जो चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे वहां पर 5 कंट्रीज थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान। इन 5 देशों को वीटो पावर मिली है, जो ये तय करेंगे कि किसी देश की जो असामाजिक गतिविधि है उसका कैसे समस्या का निराकरण किया जाए, और इसके साथ ही जो कंट्रीज के जो प्रतिनिधित्व मंडल के सदस्य हैं वो इस पर निर्णय लेने में मदद करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैसे तो विभिन्न विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में अपने अपने निर्णय दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं। तो जैसे इनमें से कुछ हैं, जैसे ओपेनहाइम है। ओपेनहाइम ने कहा, उन परंपरागत और समयात्मक नियमों के संग्रह का नाम है जो सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ संबंध का पालन करने के लिए बंधनकारी होते हैं। ये ओपेनहाइम ने अपनी परिभाषा में कहा है। यानी कि जैसे ब्रायडली की परिभाषा ले लीजिए, राष्ट्र की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्यकारी रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारंपरिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। इसी तरह से हैकवर्थ की परिभाषा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का एक समूह है जो राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करता है। यह विधि शास्त्र की ऐसी प्रणाली है जिसका मुख्यतः समय समय पर पालन होने वाले अनुभवों और परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार हुआ है। इसका विकास जो है समय समय पर होने वाले जो अनुभव हैं और परिस्थितियां हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इसका विकास हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर कैल्सन ने अपनी परिभाषा में कहा है, कैल्सन ने अपनी परिभाषा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि है, ये क्या है? राज्यों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करना, यानी कि आपसी संबंधों में भ्रातृत्व की भावना, आपसी संबंधों में भ्रातृत्व की भावना और इन सारी चीजों को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा थी जो कैल्सन द्वारा दी गई थी, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं व्हाइटमैन की। व्हाइटमैन ने अपनी परिभाषा में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी निश्चित सिद्धांतों पर राज्य और अन्य इकाइयां
जो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है, उनके आचरण का स्तर है। व्हाइटमैन के अनुसार जो राज्य और उनके इकाइयां हैं उनके आचरण के स्तर को अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे विचारक हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में बताया है, जैसे कि फेनविक है। फेनविक की परिभाषा क्या है कि अंतरराष्ट्रीय विधि जो है वो विस्तृत शब्दों में सामान्य सिद्धांतों और विशेष नियमों के समूह द्वारा की जा सकती है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के आपसी संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। ये फेनविक भाई साहब ने अपनी परिभाषा दी है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय विधि के महत्व और मैं अंतरराष्ट्रीय विधि की आवश्यकता के बारे में, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय विधि का जो महत्व है, जैसे अराजकता से बचाओ, पहला पॉइंट हमारा अराजकता से बचाओ। मान ले कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति अपना ऐसा व्यवहार रखता है जो अराजकता फैलाता है, जो लोगों में मतलब दुष्भावना का फैला रहा है, तो उनसे बचाव के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय विधि अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है। अगली बात है शक्ति संघर्ष को परिसीमित करना। देखिए कोई भी राष्ट्र जो शक्तिशाली राष्ट्र है अपने से अधीनस्थ राष्ट्र को नुकसान ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, और जो उनके शक्ति है उनको परिसीमित किया जा सके, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय विधि अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विश्व शांति का आधार तय करना, कि आपस में जो राज्यों के बीच में शांति किस प्रकार से पैदा हो, किस प्रकार से वो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार को में रह सके, और विश्व सरकार की आवश्यकता को पूरा करना। जो विश्व सरकार की आवश्यकता है, मान ले एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर राज्यों के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो उनके मामले हैं, उनका निस्तारण करता है। आणविक तथा संहारक शस्त्रों से सुरक्षा, जैसे कि मान ले कोई एक राष्ट्र जो बहुत ज्यादा संपन्न है, शक्तिशाली है, जैसे चाइना है, वो दूसरे राज्यों पर मतलब परमाणु शक्ति का प्रयोग कर रहा है, इस तरीके से पूरे समाज में, पूरे विश्व में बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा, और पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है एक युद्ध के क्षेत्र में कूद जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। और युद्धों का न्यायपूर्ण संचालन करना, माने दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तो उनके बीच में न्यायपूर्ण प्रणाली को संचालित करने में अंतरराष्ट्रीय विधि में अपना योगदान देती है। अगली बात है राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों का संचालन। मान लिया दो राष्ट्र हैं, उनके मध्य आर्थिक जो क्रियाकलाप है, जो व्यवसायिक क्रियाकलाप है, क्या सामान हमारे पास ज्यादा हो रहा है, किस चीज का हमें वहां देना है, कोई चीज हमें लेनी है, ठीक है, यानी कि विनिमय करना चीजों का। या कोई देश अपने इस स्थिति में है कि भाई अभी सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हम किस प्रकार से उसकी हेल्प करें, ठीक है। और कूटनीतिक गतिविधियों का संचालन, जैसे मान ले एक राष्ट्र है, किस तरीके से उसको समझाना है, या मतलब नहीं मान रहा है कि उसको किसी भी तरह का लालच देके या कुछ भी करके उसको, अब छोटा बच्चा है उसको कैसे समझाएंगे, कुछ ना कुछ तो लालच देंगे ना। तो ठीक इसी प्रकार से गाइस ये कूटनीतिक जो गतिविधियां हैं उनका संचालन करता है। ये हमारे अंतरराष्ट्रीय विधि का महत्व है और आवश्यकता है, यानी कि इन सारी चीजों को संचालन करने के लिए, इन सारी चीजों का इंप्लीमेंट करने के लिए जो जरूरी है, जैसे परिवार में एक बड़े भाई का स्थान महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार से ये पूरे जितने भी हमारे राज्य हैं इनमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, जो अंतरराष्ट्रीय विधि है, इसका जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जैसे आपने इतनी सारी परिभाषाएं हमने आपको दी, इन परिभाषाओं में एक और भी चीज है जो अलग है, इन सारी परिभाषाओं का खंडन करते हुए जो आधुनिक परिभाषा है, जो सर्वमान्य है, वो है प्रोफेसर फ्रीडमैन की गाइस। तो प्रोफेसर फ्रीडमैन की जो परिभाषा है वो है आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि के परिवर्तनों में सबसे अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन नए विषयों के समावेश है। जो नए नए विषय आ रहे हैं ये क्रांतिकारी परिवर्तन है, और इन परिवर्तनों और विकास के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय विधि की यह परंपरागत परिभाषा कि सभ्य राज्यों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह अनुपयुक्त हो गई है। जैसे गेल्सन भाई साहब ने दी है कि सभ्य राज्यों के आपसी संबंधों को, आचरण को जो नियंत्रित करता है, ठीक है, तो ये इसका खंडन करती है, ठीक है। और इस परिभाषा, क्योंकि कारण है कि इस परिभाषा में नवीन अंतरराष्ट्रीय विधि के आवश्यक गुण, रूप और प्रकृति का बोध नहीं हो पाता।
अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। भाई अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण विषय है कुछ, जैसे मानवीय अधिकार है कि एक दूसरे के अधिकारों का कोई हनन ना करे, ठीक है। शांति और मनुष्यता के विरुद्ध अपराध है ना, मतलब अपराध कोई हो रहा है, शांति के विरुद्ध हो रहा है, मनुष्यता के विरुद्ध हो रहा है, ठीक है। और व्यापार और संगठन से संबंधित है ये, तो और श्रम से संबंधित है, अभी समय आणविक शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण से संबंधित है, और यातायात और स्वास्थ्य के नियमों पर नियंत्रण करने का महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय विधि करती है। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो हमारे लॉ है इसमें इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, और हमारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के जितने भी बच्चे हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो बताया जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की जरूरत क्यों पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय विधि का संचालन कौन करता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें बता दी गई है। यूएनओ का गठन हुआ, कब हुआ, और ये यूएनओ क्या क्या कार्य करता है। तो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।